प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में क्लास 10th के प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का आधा हिस्सा कंप्लीट कर लिया और आधा पार्ट आज हम क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका पहला पॉइंट है गोलीय दर्पण का परिचय। पिछली वीडियो में हमने लगभग आधा चैप्टर कवर कर लिया था और आज के इस चैप्टर में हम लोग बाकी आधा चैप्टर कवर करने वाले हैं और ये दोनों वीडियो मिलाकर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है, क्योंकि अगर इन दोनों वीडियोस को आप देख लेते हो तो आप 8 से 10 मार्क्स आराम से सिक्योर कर लोगे फाइनल एग्जाम में। तो आइए अब समझते हैं आगे का टॉपिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक चम्मच है और यहाँ पे आपको अवतल और उत्तल दर्पण दोनों ही देखने को मिल जाता है। अगर आप इस चम्मच को ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे, एक ट्रिक से माध्यम से आप इसे याद करेंगे, ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ। तो इस चम्मच में आपको उठा हुआ भाग कौन सा देखने को मिलता है? तो ये नीचे वाला जो आपको देखने को मिलता है, ये उठा हुआ भाग देखने को मिलता है। यानी कि नीचे का ये जो साइड है वो उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। वही बात करें उत्तल दर्पण का उल्टा, यहाँ पे आप धंसा हुआ कौन सा भाग देखने को मिल रहा है? तो ये वाला भाग देखने को मिल रहा है और ये अवतल दर्पण की तरह बिहेव करता है, ये अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। तो इससे आप याद रखेंगे कि ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ, और इसका जस्ट उल्टा अवतल दर्पण हो जाएगा। इस प्रकार आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा उत्तल दर्पण होता है, कौन सा अवतल दर्पण होता है। आप इस ट्रिक से याद कर लेंगे कि ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ, और उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा अवतल दर्पण। अब आप यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ये मान लीजिए एक अवतल दर्पण है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी चमकदार सतह ये रही, ये इसकी चमकदार सतह है। तो इस दर्पण का बीच वाला जो भाग होता है, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, इस बीच वाले भाग को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य भाग को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और इस मध्य भाग से होकर एक रेखा गुजरती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो रेखा गुजर रही है, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। इस रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जो होता है वो दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरता है और इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसका अन्य नाम प्रधान अक्ष भी है। मुख्य अक्ष को प्रधान अक्ष भी कहा जाता है, इसे प्रधान अक्ष भी हम कहते हैं। आप इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि जब ये एक गोलीय दर्पण है तो ये किसी गोले का हिस्सा होगा। तो मान लीजिए इस गोले को इस तरह से हम लोग अगर बढ़ाना चाहें तो ये कम्प्लीटली कुछ इस तरह से गोल हमारा गोला बन जाएगा। और जब ये गोला बन जाएगा तो इस गोले का एक केंद्र होगा। तो इस गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, जिसे हम लोग सी से दर्शाते हैं। सी मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, हिंदी में इसे वक्रता केंद्र बोलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। क्योंकि गोलीय दर्पण एक गोले का हिस्सा है और एक गोले का एक केंद्र होता है और उसी केंद्र को ही इस दर्पण का भी केंद्र बोलते हैं, जिसका नाम हम लोग वक्रता केंद्र देते हैं। इस वक्रता केंद्र और इस ध्रुव के बीच की आधी दूरी को, यानी कि इस बिंदु को हम लोग दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। और यहाँ से लेकर दर्पण के फोकस से लेकर दर्पण के ध्रुव तक की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसे हम लोग सामान्यतः छोटा एफ से दर्शाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और इसकी आधी दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस से लेके दर्पण के ध्रुव तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसे सामान्यतः छोटा एफ से हम लोग दर्शाते हैं। तो आर और एफ के बीच में हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा कि एफ बराबर आर बटा 2, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि आर बराबर 2f। ये हमारा रिलेशन होता है किसके बीच में? दर्पण के वक्रता त्रिज्या और दर्पण के फोकस दूरी के बीच में हमारा ये रिलेशन होता है आर बराबर 2f का। इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। कई बार ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर शॉर्ट रेंज क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं 1 या 2 मार्क्स के। यानी कि वक्रता केंद्र के बीच की आधी दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और ये दूरी f होता है और ये दूरी भी f होता है। दर्पण की हर दूरी को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है, जो किसी दर्पण का बीच वाला भाग होता है। इस दर्पण के केस में हमारा मध्य भाग जो है वो यहाँ पे है। इसी बिंदु को P कहा जाता है, यानी कि ध्रुव कहा जाता है, इंग्लिश में पोल कहा जाता है। और इस ध्रुव से होकर जो काल्पनिक किरण या फिर काल्पनिक रेखा गुजरती है, इसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं या फिर प्रधान अक्ष के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। आगे आप देख सकते हैं कि ध्रुव दर्पण के पृष्ठ का मध्य बिंदु, जैसे कि आपने देखा कि ये जो बिंदु है इसे हम ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है मुख्य फोकस, जहां समांतर किरणें टकराने के बाद मिलती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है कुछ इस तरह से, तो टकराने के बाद ये फोकस से होकर गुजरती है। इसी बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं और बीच की इस दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और इस पूरी दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या।
जिसे हम लोग आर से दर्शाते हैं, जैसे कि आपने अभी पढ़ा। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अवतल दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। पहला वाला केस देख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो ऐसे कंडीशन में किस जगह पे प्रतिबिंब बनता है। आप देख सकते हैं कि अनंत पर रखी इस वस्तु से प्रकाश की किरणें कुछ इस तरह से आ रही है मुख्य अक्ष के समानांतर, और आने के बाद टकरा कर फोकस से होकर गुजर रही है। बहुत सारी किरणें आ रही है, लेकिन हमने यहाँ पे 2 दिखाया है बुक में, आप देख सकते हैं कि, और टकराने के पश्चात ये जहाँ पे आकर मिलती है उसी बिंदु पर इस अनंत में रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि फोकस पर बनता है। आप देख सकते हैं वस्तु काफ़ी बड़ी थी, लेकिन चूंकि अनंत से इसका प्रकाश आ रहा था तो इसका सारा जो समानांतर प्रकाश की किरणें हैं वो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरी और यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया प्रकाश की किरणों ने, और इसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बना बहुत ही छोटा बिंदु के आकार का। दूसरा कंडीशन में आप देख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। ये आप देख सकते हैं कि वस्तु यहाँ पे रखी है और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण ये रही, जो कि टकराने के पश्चात आप देख सकते हैं कि फोकस से होकर गुजरने वाली है, और दूसरी किरण जो हमारा वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, हम जानते हैं रूल के अकॉर्डिंग जो किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है वो टकराने के पश्चात वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है, और प्रकाश की समांतर किरण जो है जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो टकराने के पश्चात फोकस से होकर मुड़ती है। और मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे प्रकाश की किरणें आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं ये यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है इसने, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बना। अगला केस में आप देख सकते हैं कि जो वस्तु सी पर रखी होती है उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, वस्तु के बराबर के आकार का बनता है और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। चौथे वाले केस में आप देख सकते हैं जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो सी से परे बनता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इन सब का एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो में बनाने वाला दोस्तों, अगर इसी वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ये जो किरण आरेख है इसे हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप आराम से इत्मीनान से इस सब चीज़ों को सीख पाओ। क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैंने समझाने का प्रयास किया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि इतना लंबा ये वीडियो बने, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें इत्मीनान से एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाना, इसलिए फिलहाल मैं कम समय में ही आपको सारे ये चीज़ें समझा दे रहा हूँ और डिटेल में बाद में हम डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं कि जब वस्तु एफ पर होती है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता है। अगला केस आप देख सकते हैं जब वस्तु एफ तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में होती है तो यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब देखने को मिलता है, दर्पण के पीछे देखने को मिलता है, वस्तु से बड़ा बनता है और यह सीधा बनता है। अवतल दर्पण में एक ही ऐसा केस है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। बाकी सभी कंडीशन में आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के तरफ ही बनता है। तो इसका जो एक चार्ट है, इसका जो टेबल है, चलिए हम उसे अब देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। बिंब मतलब होता है वस्तु, प्रतिबिंब मतलब होता है उसका फोटो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पर बनता है। उसकी साइज क्या होती है, तो अत्यधिक छोटा होता है, बिंदु के साइज का, बिंदु के आकार का। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो ये वास्तविक और उल्टी। सी से परे जब वस्तु रहती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, एफ तथा सी के बीच, छोटा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। सी पर जब होती है तो सी पर ही उसका प्रतिबिंब बनता है, समान साइज का बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। सी तथा एफ के बीच में जब होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी से परे बनता है, विवर्धित यानी कि बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। एफ पर जब वस्तु होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अत्यधिक बड़ा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। और लास्ट केस पी तथा एफ के बीच जब होती है तो दर्पण के पीछे बनता है, विवर्धित यानी कि बड़ा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। ये अवतल दर्पण का केस है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पूरे चार्ट को कवर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आप एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए अब हम उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को याद रखना काफ़ी आसान, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 ही केस देखने को मिलता है। पहला अनंत की स्थिति पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अनंत से आती हुई प्रकाश किरणें जब इससे टकराती है तो टकराने के पश्चात ये क्या होता है, फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि यहाँ पे बाहर की ओर चमकदार सतह होता है तो टकराने के पश्चात ये किरणें परावर्तित हो जाती है कुछ इस तरह से। लेकिन जब हम आभासी रूप से इसे इस तरह से कुछ मिलाते हैं तो यहाँ पे आपको ये
फोकस पर मिलती हुई नजर आती है। इसलिए अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जो अत्यधिक छोटा होता है बिंदु के आकार का। और जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच में रखी होती है तो इसका प्रतिबिंब आप देख सकते हैं कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली होती है वो टकराने के पश्चात वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, और जो मुख्य अक्ष के समांतर होता है वो टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती है। लेकिन इसका आभासी किरण जो है वो फोकस से होकर गुजरता हुआ प्रतीत होता है, और जिस जगह पे ये दोनों आभासी किरणें एक दूसरे को काटती है यानी कि प्रतिच्छेद करती है, वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बनता है, जो कि अत्यधिक छोटा होता है वस्तु की तुलना में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में जो वस्तु रखी होती है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ध्रुव तथा फोकस के बीच में, दर्पण के पीछे छोटा, आभासी और सीधा इसका प्रतिबिंब बनता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये जो किरण आरेख है, लेंस का भी मैं अलग से डिस्कस करूंगा और दर्पण का भी वापस से मैं डिस्कस करूंगा किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में, ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो सके कि किस तरह से यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। फिलहाल मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट में ही मैंने अभी इन सब चीज़ों को बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब देख लेते हैं दर्पण सूत्र और चिन्ह परिपाटी। मान लीजिए ये एक दर्पण है हमारा, अगर इसके बाईं तरफ की दूरियों की बात की जाए तो ये ऋणात्मक मानी जाती है, इसके दाएं तरफ की दूरियां धनात्मक मानी जाती है। दर्पण के ऊपर तरफ की दूरियां धनात्मक मानी जाती है, इसके नीचे तरफ की दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। और ये आप देख सकते हैं दर्पण का ध्रुव यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, जो किसी दर्पण का मध्य भाग होता है। अगर दर्पण के सूत्र की बात करें तो ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और आवर्धन का जो सूत्र है जिसे हम लोग m से दर्शाते हैं, क्योंकि m से होता है मैग्निफिकेशन, जो कि आवर्धन का अंग्रेजी अनुवाद होता है, इसीलिए हम लोग आवर्धन को m से दर्शाते हैं, जहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर -v/u, इस अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है हमारे लिए जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, इसलिए आप इस पॉइंट को याद कर लेंगे कि आवर्धन किसका अनुपात होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई का। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि u वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया अभी। और एक पॉइंट और नोट कर लेंगे कि m का मान अगर ऋणात्मक है तो ये वास्तविक है, और अगर इसका मान धनात्मक है तो ये आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे कि ऋणात्मक मान जो है m का वो वास्तविक प्रतिबिंब की ओर इशारा करता है, और अगर धनात्मक मान m का आता है इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी है। हमने इसी चैप्टर के पिछली वीडियो पार्ट 1 में बताया कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। ये हमारा आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच में अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ये कुछ अंतर है आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपवर्तन क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपवर्तन यानी कि प्रकाश का मुड़ना। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रकाश की किरण को अगर यहाँ पड़े तो इसी दिशा में आना था, लेकिन यहाँ पे न आके इसने अपना रास्ता थोड़ा सा मोड़ लिया और ये कुछ इस तरह से दिशा में आ गई। इसी परिघटना को अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से ये विचलित हो जाती है। इसी परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पे हवा में प्रकाश की चाल अलग है, कांच में प्रकाश की चाल अलग है। वापस से जब ये हवा में आती है तो यहाँ भी इसकी दिशा बदल जाती है। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये आप देख लें कि अपवर्तन क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि पारदर्शी माध्यम बदलने पर प्रकाश का अपनी दिशा बदलना, इसी परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। कारण क्या होता है? अलग अलग माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है, गति होती है, वो अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कांच के स्लैब का नियम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विरल से सघन, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होता है? ये अभिलंब की ओर मुड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में हमारा अभिलंब कौन सा है? ये हमारा अभिलंब है। और ये हवा हमारा विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है? ये हमारा विरल माध्यम है। और ये हमारा सघन माध्यम है ना। कांच हमारा सघन माध्यम है और हवा विरल माध्यम है। तो हमने पढ़ा कि जब विरल से सघन की ओर प्रकाश की किरण आती है तो अभिलंब की ओर झुकता है। इसीलिए ये जो प्रकाश की किरण हमारी आई, ये इस दिशा में न जाकर ये जो हमारा अभिलंब है इस दिशा में हमारा अभिलंब की ओर मुड़ गई। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्रकाश किरण है अभिलंब की तरफ मुड़ गई। और जैसे ही इस माध्यम से वापस ये विरल माध्यम में आई, ये अभिलंब से कुछ इस तरह से दूर हट गई। इस प्रकाश किरण को इधर आना था,
लेकिन ये इस तरह से दूर हट गई। चलिए एक और चित्र बना के समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक ऐसा रेखा है जो दो माध्यम को अलग करता है। ऊपर में हवा है जो कि हमारा विरल माध्यम है, और यहाँ पे कांच है जो कि हमारा कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, कुछ इस तरह से मान लीजिए ये किरण हमारी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई, तो ये अपना मार्ग थोड़ा सा बदल लेती है, थोड़ा सा विचलित हो जाती है अपने एक्चुअल मार्ग से। सबसे पहले जिस बिंदु पर पड़ी वहाँ पे हम लोग एक अभिलंब डाल देते हैं। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे अभिलंब डाल दिया। अब प्रकाश की इस किरण को सीधी दिशा में इस तरह से कुछ आना था, लेकिन चूंकि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। इसीलिए ये प्रकाश की किरण मुड़ के थोड़ा सा अभिलंब की ओर कुछ इस तरह से आ जाएगी। यही घटना हमारा क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर नीचे से प्रकाश की किरण जा रही है, मान लो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जा रही है, तो क्या होगा। ये मान लीजिए कांच है, कांच से कुछ इस तरह से मान लीजिए हमारी प्रकाश की किरण यहाँ पे गई, तो इसे इस तरह जाना चाहिए था, लेकिन जब ये सघन से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो ये अभिलंब से दूर हटती है, इसलिए कुछ इस तरह से ये अपने इस अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब बात करें, निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है, यानी कि ये जो किरण है निर्गत किरण, यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्गत किरण ये जो हमारा है वो आपतित किरण इसके समांतर होगी। किस तरह से, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, अगर इस किरण को कुछ इस तरह से बढ़ाया जाए तो ये इस तरह से चलता चला जाएगा, और अगर इस किरण को इधर बढ़ाया जाए तो ये इस तरह से चलता चला जाएगा। तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो हर जगह पे समांतर है। इसीलिए कहा गया है कि निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है, बस खिसक जाती है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो अपवर्तन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उससे सारे पॉइंट्स और भी डिटेल में क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपवर्तन के नियम और स्नेल का नियम, जो कि एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला नियम क्या कहता है अपवर्तन का, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो किरण एक माध्यम से आके इस बिंदु पर पड़ रही, ये हमारी हो गई आपतित किरण, ये हमारा किरण हो गया अपवर्तित किरण, और ये हमारा हो गया अभिलंब। ये तीनों हमारा एक ही बिंदु में होता है। बिल्कुल परावर्तन के नियम की तरह ही पहला नियम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पे परावर्तित किरण की जगह अपवर्तित किरण है। तो पहला नियम परावर्तन का और अपवर्तन का लगभग लगभग समान है, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये हमारा जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में है। तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, जिसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश के निश्चित रंग और माध्यम के लिए साइन आई तथा साइन आर का जो अनुपात होता है वो एक स्थिरांक होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दिया कि अपवर्तन क्या है और अपवर्तन के नियम को लिखें, तो ये दोनों पॉइंट आप लिखेंगे। साथ साथ इस बात को भी याद रखेंगे कि कोण बदलने पर भी उनका ज्या अनुपात स्थिर रहता है, यानी कि ये जो रेशियो रहता है वो हमेशा से स्थिर रहता है। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपवर्तनांक क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपवर्तनांक बताता है कि माध्यम में प्रकाश की गति कितनी धीमी हो गई है। सूत्र इसका होता है n बराबर c बटा v, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, यानी कि n बराबर c बटा v, जहाँ पे c प्रकाश की चाल किसमें, निर्वात में, और v मतलब दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल, और n हमें क्या दर्शा रहा है, अपवर्तनांक को दर्शा रहा है। अगर बात करें प्रकाशीय सघनता की, तो इसका मतलब है कि जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। मतलब जो जितना ज़्यादा घना माध्यम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। क्योंकि हवा का अपवर्तनांक 1 माना जाता है, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, और यहाँ पे हीरा का अपवर्तनांक आप देख सकते हैं 2.42 होता है, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल कम होती है हवा की तुलना में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तल और अवतल लेंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब प्रकाश की समानांतर किरणें उत्तल लेंस से होकर गुजरती है तो टकराने के पश्चात एक जगह पे जाकर संचरित हो जाती है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, और इस घटना को बोलते हैं उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया। और जब प्रकाश की समानांतर किरणें कुछ इस तरह से अवतल लेंस से होकर गुजरती है तो टकराने के पश्चात ये अलग अलग दिशाओं में विभक्त हो जाती है, बंट जाती है या फिर बिखर जाती है।
इस घटना को हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस की अपसारी क्रिया, यानी कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आई होप इस पॉइंट से क्लियर हो गया होगा कि उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया क्या है और अवतल लेंस की अपसारी क्रिया क्या है। अभिसारी में सारी प्रकाश किरणें एक जगह पे आके संसरित हो जाती है और अपसारी क्रिया में सभी प्रकाश किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तल लेंस जिसे अभिसारी लेंस कहा जाता है किनारों से पतला और बीच में मोटा होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो इसका किनारे वाले भाग है यहाँ पे पतला है और ये बीच वाला भाग मोटा है। अगर बात करें अवतल लेंस की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच में पतला, ये रहा बीच में पतला और किनारों को बाहर से फैला देता है, किनारों से मोटा होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो अवतल लेंस का भाग है ये मोटा है और बीच वाला भाग पतला है। हमेशा छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसका ये गुण होता है। तो ये दोनों आप पॉइंट्स को याद कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इस पॉइंट को याद कर लेंगे कि उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया और अवतल लेंस की अपसारी क्रिया को समझाएं तो आप इस डायग्राम को छाप के दोनों को जरूर बताना डेफिनेशन के साथ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेंस और दर्पण का आप सूत्र देख सकते हैं कि दर्पण का सूत्र आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर बात करें लेंस की सूत्र की तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आपको देखने को मिलेगा, बाकी सब कुछ सिमिलर है। आवर्धन की बात करें तो यहाँ पे दर्पण के लिए m बराबर -v/u होता है और लेंस के लिए m बराबर v/u होता है। साथ ही साथ चिन्ह परिपाटी के माध्यम से आप ये भी याद रखेंगे कि उत्तल की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल की हमेशा ऋणात्मक होती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लेंस की क्षमता की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे डायोप्टर के माध्यम से मापा जाता है। धनात्मक होती है उत्तल लेंस के लिए, लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस के लिए लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंस द्वारा किरणों को इकट्ठा करने या फैलाने की ताकत को लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/f और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे D से प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। इस बात को याद रखेंगे कि P बराबर 1/f होता है, यानी कि P इंटू F बराबर 1 होता है। इस रिलेशन को आप याद रखेंगे। सभी चैप्टर्स के लगभग सभी टॉपिक्स की सेपरेट वीडियोस में बनाने वाला हूँ दोस्तों। ये जो मैराथन वीडियो है इसमें लगभग मैंने पूरे चैप्टर को कवर करने का प्रयास किया है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ और वीडियो को पूरा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अवतल जो प्रयोग है वो टॉर्च, हेडलाइट या फिर सेविंग मिरर के रूप में होता है। अगर बात करें उत्तल दर्पण की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाहनों के साइड रियर व्यू मिरर में बड़ा एरिया देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय का सार आप देख सकते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो प्रकाश के बारे में पढ़ा, जहाँ पे परावर्तन और अपवर्तन जैसी घटनाओं के बारे में पढ़ा। यहाँ पे एंगल I बराबर एंगल R का कॉन्सेप्ट पढ़ा परावर्तन में, और अपवर्तन में हमने स्नेल का नियम को जाना। समतल दर्पण के बारे में डिस्कस किया, गोलीय दर्पण क्या होता है इसके बारे में जाना। कांच का स्लैब और लेंस में किस तरह से अपवर्तन होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब परीक्षा के लिए मास्टर ट्रिक को थोड़ा सा देख लेते हैं कि यदि आवर्धन ऋणात्मक है तो चित्र वास्तविक और उल्टा है, यदि धनात्मक है तो आभासी और सीधा है। ट्रिक 2 आप याद रखेंगे कि वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, चाहे कोई भी लेंस या दर्पण हो। इस बात को आप याद रखेंगे। ट्रिक 3 है कि अवतल दर्पण का छठा केस P तथा F के बीच रट लें। यह दर्पण के पीछे आभासी और बड़ा चित्र बनाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल केस है अवतल दर्पण में, एक ही ये केस है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसे रटने को कहा जा रहा है। यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चौथा पॉइंट है कि पावर निकालते समय फोकस दूरी को cm से मीटर में बदलना कभी ना भूलें, यानी कि सेंटीमीटर से मीटर में बदलना कभी ना भूलें। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जनरली ये सेंटीमीटर में दिया रहता है, जिसे आपको मीटर में बदलना है। अब ये सभी क्वेश्चन आप खुद से पूछेंगे दोस्तों। आपने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया है कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग रियर व्यू मिरर के रूप में क्यों होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखें, स्नेल का भी नियम लिखें। अगला है कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के C पर रखे होने का किरण आरेख खींचें और बताएं। अगला आप देखेंगे कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ये सभी क्वेश्चंस का जवाब आप हमें कमेंट में लिख के देंगे।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस चैप्टर से जुड़े हुए लगभग सभी टॉपिक्स के सेपरेट वीडियोस मैं इसमें अपलोड करने वाला हूं, जिसमें सभी टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और आप आराम से उसे जान पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। इसी विश्वास के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।